शुरू करें भगवत जी? एक मिनट। हाँ जी सर, लाइव शुरू हो गया है। भगवती आप शुरू कर सकते हैं। हाँ हाँ, भगवती जी परिचय देते हुए शुरू करेंगे प्रोग्राम के बारे में। नमस्कार दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ये डिजिटल इंडिया के प्लेटफॉर्म भगवत आपकी वॉइस नहीं आ रही है। भगवती जी की आवाज नहीं आ रही है मुझे। भगवती आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हमारी नहीं सर भगवती जी की। छोड़िए, कोई बात नहीं, अब मैं ही कार्यक्रम को शुरू कर देता हूं। जी सर। सर आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, नमस्कार दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर कुछ कहने का, कुछ बोलने का, आप लोगों से बातचीत करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दरअसल में सीएससी के साथ कई सालों से बातचीत चल रही थी कि कुछ अच्छा किया जाए, कुछ नया किया जाए। यहाँ पर लाखों लोग सीएससी के सेंटर्स हैं, वहाँ बच्चे आते हैं, गांव के बच्चे आते हैं, दूर दराज के बच्चे आते हैं। उनके लिए हम लोग क्या अच्छा कर सकते हैं, इस पर हमेशा चर्चाएं चलती थी, लेकिन कुछ हो नहीं पाता था। समय अभाव था, कई तरह की व्यस्तता थी, लेकिन आज मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सीएससी के प्लेटफॉर्म पर आपके साथ कुछ बातचीत करने का मौका मिला है। दरअसल में डिजिटल इंडिया भारत सरकार का एक अच्छा प्रयास है, और ये देखिए प्रयास कितना रंग लाया इस स्थिति में कि जब हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन का माहौल है कोरोना वायरस में, तो जो डिजिटल इंडिया का जितना विकास हुआ है, जितना प्रचार प्रसार हुआ है, उसी के बदौलत, उसी के दम पर, उसी के बल पर हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार को कि हमने एक प्रस्ताव भेजा था माननीय मंत्री एचआरडी मिनिस्टर साहब को कि आप एक ऐसा चैनल की शुरुआत करें दूरदर्शन पर जिसमें आप दिखाएं 24/7 शिक्षा संबंधित बातों को। जैसे आप देखिए कि किसान दूरदर्शन करके एक चैनल है जिस पर किसान के हित की बातें होती हैं 24/7। इसी तरह से एक चैनल होना बहुत जरूरी है जो विद्यार्थियों के भी हित में। तो बहुत खुशी की बात है कि अभी भारत सरकार ने घोषणा की कि बहुत जल्दी ही दूरदर्शन शिक्षा चैनल आएगा। तो इस तरह से जो डिजिटल इंडिया के प्रयास हो रहे हैं बहुत अच्छे प्रयास है, और सीएससी के सेंटर जो गांव तक, भारत के दूर दराज तक फैल गए हैं, उनको और भी विस्तारित करने की जरूरत है। हालांकि उससे बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं, लाखों करोड़ों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, बहुत सारी सूचनाएं ले रहे हैं, अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कराना या बहुत सारी चीजें ले रहे हैं। जरूरत तो इस बात की है कि इसको और अच्छे ढंग से कैसे किया जा सके। दोस्तों, मेरा यहाँ मानना ये है कि एक इस कोरोना संकट में हमारी जरूरत थी, मजबूरी न कहें बल्कि हमारी जरूरत थी कि लॉकडाउन किया जाए।
अगर हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में नहीं आते तो और भी तबाही आ सकती थी, और भी बर्बादियां हो सकती थी। तो हमारे डॉक्टर हैं, हमारे प्रशासक हैं, हर लोगों ने सजेस्ट किया कि इस लॉकडाउन को किया जाए, और ये लॉकडाउन हुआ जो बहुत अच्छा स्टेप था, जिससे बहुत सारी चीजें कंट्रोल में हुई। लेकिन इस लॉकडाउन के दरमियान कई परीक्षाएं स्थगित हो गई, कई परीक्षाओं का डेट एक्सटेंड कर गया, कोई सूचना नहीं थी, तो बच्चों में घबराहट भी हो रही थी। उनको लग रहा था कि ऐसे दौर में क्या कुछ किया जाए ताकि हम लोग अच्छा कर पाए। तो ऐसे प्रश्न लगातार आ रहे थे। इसी मद्देनजर सीएससी ने प्रयास किया कि एक इस तरह की बातचीत रखी जाए बच्चों के साथ, आनंद कुमार की मेरी बातचीत रखी जाए, ताकि बच्चे उससे कुछ सीख पाए और कुछ अच्छा कर पाए। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा बच्चों या हमारे देश के युवा, कि हम लोग हमेशा सोचते थे, ये कंप्लेन करते थे, ये शिकायत करते थे कि हम लोग तो हमेशा व्यस्त हैं स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में, और शाम को दिन में स्कूल कॉलेज की बातें होती थी और शाम को कोचिंग सेंटर्स पर व्यस्त हो जाते। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास समय नहीं होता था अपना कुछ सेल्फ स्टडी करने का, अपने से कुछ बढ़िया करने का। लेकिन इस लॉकडाउन के 2 महीने में बहुत सारे विद्यार्थियों को मौका मिला, और अभी और भी मौका है। अभी स्कूल नॉर्मल जैसे पहले चलते थे, हम लोग फिजिकली वहां उपलब्ध रहते थे, इसमें कुछ और दिन लग सकता है स्थिति सामान्य होने में। तब तक हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि हम लोग कैसे इस समय का सदुपयोग करें। सबसे पहले आप एक बात को सोचिए कि आपके पास जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपके पास इतना समय हुआ है, मिला है, तो इसका कैसे सदुपयोग करें, कैसे इसका पॉजिटिव उपयोग करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप विद्यार्थी है, आप नौजवान है, तो जरूर कुछ अच्छा आर्टिकल लिखिए। आने वाले 1 साल की योजना बनाइए, 2 साल, 5 साल की योजना बनाइए कि इतने समय में आप क्या कर सकते हैं। बहुत सारा क्रिएटिव काम, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अच्छा समय होता तो कोई कविता लिखते, कोई आर्टिकल लिखते, देश के लिए कुछ लिखते, देश के लिए कुछ करते। हम लोग नहीं कर पाते, तो अभी सही वक्त है समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा लिखने का, कुछ अच्छा सोचने का, और अपने लिए भी कुछ अच्छा करने का। जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति हुई, जैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू की घोषणा की, मुझे इस बात का एहसास हो गया कि आने वाले भविष्य में लॉकडाउन है। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की कि अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर कुछ मैथमेटिक्स के सवालों को देना स्टार्ट किया। बच्चे उसका बहुत एक्टिवली जवाब देते थे, अप्रिशिएट करने लग गए हमारे प्रयास को। कई लोग, सीएससी के द्वारा भी इस बात की चर्चा हुई। हमारी कुछ लिखी हुई पुस्तकें, कुछ कहानियां जो एक्सक्लूसिवली हमने सीएससी के लिए काम किया था, वो सीएससी के पोर्टल पर आने लगा, जिसका लाखों बच्चे पढ़कर लाभ उठाने लगे। मैंने ट्वीट में भी देखा था, हजारों लोग थे जो कि इसका लाभ उठा रहे हैं, लाखों लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी अपने आप को कैसे बच्चों के लिए व्यस्त कर पाऊं, सोशल मीडिया के जरिए, सीएससी के जरिए मैंने प्रयास किया। उसके बाद हमने अपने बड़े बड़े अखबारों के लिए, जो हमारे देश के राष्ट्रीय अखबार है, उनके लिए रेगुलर, पहले तो कभी कदार महीने में या 2 हफ्ते पर, 3 हफ्ते पर कॉलम लिखता था। अब क्या किया मैंने कि डेली, हर दिन कोई ना कोई अखबार के लिए 1-2 कॉलम लिखना शुरू किया, जिससे बच्चे का मनोबल बढ़े, जिसमें अनिश्चिंतता का भाव है वो खत्म हो। इसके लिए हमने प्रयास किया, और उसमें कुछ अच्छी जानकारी भी बच्चों तक पहुंचे, इसका मैंने प्रयास किया, और ये प्रयास बहुत सफल रहा। आज के तारीख में हर हफ्ते कई 100 मेल जमा हो जाते हैं हमारे इनबॉक्स में, जो बच्चे के सवालों से संबंधित होते हैं, जो उनके धन्यवादों से होते हैं, उनकी शुभकामनाएं से होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हमने एक नया डिसीजन लिया कि और भी सीएससी के साथ अच्छा काम कैसे किया जाए, इस पर हमारा प्रयास चल रहा है। सीएससी के अधिकारियों से बातचीत चल रही है, साथ साथ एक अपना वेबसाइट डेवलप करने का भी प्रयास किया, ताकि सीएससी के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचा जाए, इसका प्रयास किया।
बच्चों, आप लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, जीवन में चैलेंजेज आते हैं, इससे आपको एकदम डरना नहीं है, एकदम निराश नहीं होना है, बल्कि उसको आप कैसे अवसर के रूप में लेते हैं, इसका प्रयास किए। मुझे याद है कि जब मुझे कैम्ब्रिज के लिए ऑफर आया था, जैसा कि आप फिल्मों में देखे, कैम्ब्रिज के लिए ऑफर आया, तो हमने उसको भी एक अवसर के रूप में लिया। कैसे, इसको आप देखिए, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ पटना के एक स्लम इलाके में हुआ था। यहाँ पटना के अच्छे लाइब्रेरी में भी इंटरनेशनल जर्नल्स नहीं आते थे मैथमेटिक्स पर, तो अब कठिन परिस्थितियां थी, लेकिन हमारे पास एक अवसर था कि मेरा भाई बीएचयू में था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहता था, वहां ही एक गुरु थी इन रोजम, उनसे वायलिन सीखता। तो मेरे लिए एक अवसर था, इन कठिन परिस्थितियों में मजबूरियों का रोना नहीं रोआ, अपने हालातों पर तरस न खाया, बल्कि मैं बनारस जाना शुरू किया और हर सैटरडे और संडे मेरा बीतने लगा बनारस। बहुत अच्छा लगता था, बनारस में जाता था, गरीबी की स्थिति थी, मैं अपने भाई के ही रूम में दोनों भाई नीचे जमीन पर बिछावन बिछाकर सोते थे, लेकिन दिन भर अपना बीएचयू में पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते करते एक अवसर मिला, नई चीजें आई, नई चीजों को सीखने का मौका मिला, और हमने कुछ आर्टिकल्स लिखे जो बाहर के जर्नल में पब्लिश हो गए। उसके आधार पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, पढ़ने का ऑफर आया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर था, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी परिस्थिति आई। तो हमने प्रयास किया, कई लोगों से हमने प्रयास किया कि कुछ सहायता मिल जाए, कम से कम हवाई जहाज का किराया तक मिल जाए, जिससे मैं इंग्लैंड जा पाऊं और अपनी पढ़ाई को कर पाऊं, लेकिन नहीं नसीब हो पाया। कारण ये था कि हमारे पिताजी लो पेड एम्प्लॉय थे और कोई भी व्यक्ति मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। हमारे पिताजी का इस प्रयास के दरमियान मानसिक दबाव में रहते थे और उनका सडन हार्ट अटैक भी हो गया। अचानक क्राइसिस आई दोस्तों, हमने सोचा भी नहीं था, न पिताजी की कोई तबीयत खराब थी, न कोई दुर्घटना ऐसी घटी थी, ठीक से बोल रहे थे, हंस रहे थे, हम लोग साथ में खाना पीना खा रहे थे, और अचानक ये क्राइसिस आया। इस क्राइसिस के बाद हम लोगों का परिवार अचानक टूट गया। कोरोना का क्राइसिस आया तो हम लोगों को जानकारी पहले से थी कि ये क्राइसिस चाइना पहुंच चुका है, चाइना से आगे बढ़ के यूरोप आ गया, अब हमारे देश में भी गल्फ के रास्ते या फिर लोग यूरोप के माध्यम से आ रहे हैं, तो बीमारियां आ रही है। लेकिन ये पिताजी के खोने का ऐसा क्राइसिस था जिसकी सूचना ही नहीं थी, जिसका अंदाज भी नहीं था, जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, मैंने हिम्मत नहीं हारी। ऐन वक्त पर मेरा भाई प्रमोद खड़ा हो गया, कहा हमारे लिए एक आसान रास्ता था चुपचाप बैठ जाने का, और पिताजी के जगह पर जो अनुकंपा के आधार पर गवर्नमेंट जॉब मिल रहा था, सरकारी नौकरी मिल रही थी, उसको करने का। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेरा भाई साथ दिया, कहा आप आगे बढ़िए, सुपर 30 चलाइए, हम साथ हैं। हर प्रयास में उसने साथ दिया, पढ़ाई के अलावा बच्चों को रहने खाने की कैसे व्यवस्था की जाए, हर चीज में उसने प्रयास दिया। माताजी भी हमारी तैयार हो गई कि मैं बच्चों के लिए 30 बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी, और वो पढ़ाई बच्चों की शुरू हो गई। उन लोगों की परीक्षाएं आई और रिजल्ट देखकर हम लोग एकदम खुशियों का ठिकाना नहीं था। बहुत सारे बच्चे, अभिषेक जैसा बच्चा जो गांव में रहता था, देहात में रहता था, कभी सोचा भी नहीं था, आईटीआई का नाम सुना भी ठीक से नहीं था, आईआईटी की तो बात दूर थी, वो आज अमेरिका पहुंच गया, शशि नारायण लंदन पहुंच गया, मनीष अमेरिका पहुंच गया। बहुत सारे लोग, अभी हमारी बात हर्षवर्धन पटेल से हो रही थी, वो यूपीएससी क्वालिफाई करके अबू धाबी पहुंच गया, एम्बेसी में काम कर रहा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो देश में विदेश में बड़े बड़े पोजीशन पर पहुंच गए। क्यों? क्योंकि जो खराब परिस्थितियां थी, जो क्राइसिस था, उसको हमने चुनौती में बदलने का प्रयास किया। ठीक उस तरह से बच्चों, जब सुपर 30 प्रचार में आया, जब उसकी चर्चा हुई, जब उसका कुछ नाम हुआ, तब कुछ लोगों को, तो 4 लोग जो अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, वैसे लोग दुनिया में हमेशा रहे हैं। एकदम समझिए कि रामायण और महाभारत के जमाने से वैसे लोग रहे हैं जो दूसरे की सफलता से जलकर उनको परेशान करते। तो बहुत सारे ऐसे लोग आए जो मुझको परेशान करने का प्रयास किया, जो मुझ पर तबाही लाने का परेशान किया। लेकिन दोस्तों, मैं डिगा नहीं, मैं हारा नहीं। हम पर कई हमले हुए, कई झूठे केस हुए। जब तक आपको जानकारी होनी चाहिए कि आज तक हमने 1 रुपया न गवर्नमेंट से चंदा लिया,
न कहीं प्राइवेट एजेंसी से चंदा लिया, बावजूद इसके लोगों ने मुझे परेशान किया। यहाँ तक कि हम लोग अपने माताजी खाना बनाती है, दिन भर भाई लगा रहता है, फिर भी लोगों ने केस मुकदमा करके उलझाने का प्रयास किया। जब फिल्म आ रही थी तो ये प्रयास बहुत तेज हो गई कि भाई नहीं, इसको रोका जाए। लेकिन आप लोगों का प्यार था, आप लोगों का हौसला अफजाई करने का लगातार प्रयास था कि देखिए इस सब चीजों से मैं निकल गया और फिल्म रिलीज हुई, सुपर 30 सुपर हिट हुई। और यही नहीं बल्कि 8 स्टेट के सरकार ने इसे टैक्स फ्री किया। दोस्तों, ये फिल्म एक मैसेज देने में सफल हो गई, जो आज इस मैसेज की और जरूरत है। 2 बात ये फिल्म बताती है। पहली बात कि आप कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करें, उसमें नए अवसर की तलाश करें। आप हारे नहीं, आप डरे नहीं, आप झुके नहीं, बल्कि नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं, ऐसा आप करें तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। एक बात। दूसरी बात जो ये फिल्म देने में सफलता हासिल की मैसेज कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अभी सीएससी से जो लाखों सेंटर पर लोग जो सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप पे कुछ करने की जिज्ञासा है, आप पे कुछ करने की लालसा है, तो आप डरे नहीं, हिम्मत नहीं हारे। ये फिल्म मैसेज दी है कि आप में अगर चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। भाई पर हाईवा ट्रक चढ़ाया गया, बहुत सारी चीजें की गई, लेकिन आप अगर अपना काम करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको समझाना चाहता हूँ कि आप हिम्मत ना हारें। इन कठिन परिस्थितियों में एक अच्छे से रिवीजन करने का रूटीन बना ले, एक अच्छा चार्ट बना ले, जो चीजें आप पढ़ चुके हो उसका बार बार रिवीजन करें। अभी जुलाई में फिर से परीक्षाएं हो रही है एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा। उन्होंने, माननीय मंत्री जी ने अनाउंस कर दिया है कि अब परीक्षाएं होंगी, उसकी तारीखें निकल गई है। ऐसी परिस्थिति में आप एक छोटा सा नोट्स बनाएं, बार बार रिवीजन करें, अच्छे से प्रयास करें। ऐसे दुर्भाग्य नहीं बल्कि सौभाग्य समझे कि आपको एक मौका और जिंदगी में कुछ अच्छा करने का मिला। जिस परीक्षा में आप अच्छा कर सकते थे, समय का सदुपयोग करके, पॉजिटिव उपयोग करके आप और भी अच्छा कर सकते हैं। मौका मिला तो आप इसका बहुत बहुत लाभ उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं इस वक्त। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी। हमारे कई दर्शक इस वक्त बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारा प्यार उन्होंने हमें चैट बॉक्स के थ्रू भेजा है और कई सवाल है उनके जो आपसे पूछना चाहते हैं। एक सवाल जो कई लोग हमसे कई बार मैसेजेस में लिख चुके हैं कि सीएससी और सुपर 30 यानी सीएससी और आपका कोलैबोरेशन देखना चाहते हैं। हम आपने बताया कि ऑलरेडी हमारी बुक्स हैं। हम चाहते हैं कि आप जैसे जिस स्पीड से आप बात कर रहे हैं वो भारत के हर ब्लॉक तक पहुंचे। तो आपके और हमारे इस काम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि भारत का हर वो नागरिक जो सुपर 30 का, जो बच्चा सुपर 30 का हिस्सा नहीं बन सकता, वो अपने घर में बैठ के किस तरीके से आपका मार्गदर्शन ले सकता है। तो यही सवाल पूछना चाहूंगी, जो सुपर 30 का हिस्सा नहीं बन पाया है तो वो कैसे पढ़ाई करे? भगवती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है और सीएससी के तरफ से आप बहुत एक्टिव है, और जितना आपका प्रयास था उस के तुलना में मेरा 1% भी प्रयास नहीं, जितना आप सीएससी के लिए अच्छा करना चाहती हैं। हम लोग भी आने वाले भविष्य में सीएससी के माध्यम से बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, तो बहुत शॉर्ट नोटिस में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कैसे पढ़ाया जाए, स्पेशली मैथमेटिक्स का ज्ञान बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका हम लोग बहुत जल्दी प्रयास करेंगे, ताकि गांव में बैठे गरीब बच्चे, दूर दराज बैठे बच्चे भी इसका निःशुल्क तौर पर कैसे फायदा उठा पाए, इसका प्रयास करेंगे। अगर संभव होगा तो हर लेक्चर का दाम मात्र 1 रुपया रखेंगे। 1 रुपया दीजिए, आप लेक्चर सुनिए। इस तरह का एक मॉडल हम लोग सीएससी के साथ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और जल्दी ही 2-4-6 महीने में अस्थायी तौर पर आपके साथ सीएससी के लाखों सेंटर पर हम लोग पहुंचेंगे, और वहां गांव के ऐसे बच्चे पढ़ सकेंगे जिनके पास सुविधाएं नहीं और संसाधन नहीं, क्योंकि सुपर 30 का आनंद कुमार का ये प्रयास ही है कि ऐसे बच्चों तक पहुंचना, उनको पढ़ाना जो कि गांव में है, सुविधाओं से वंचित। जी सर।
एक ये पर्सनल सवाल भी हो सकता है और एक किसी ने मैसेज भी लिखा है कि मैथ्स का डर है उन्हें। मैथ्स एक ऐसी चीज है, मतलब जब मैं पढ़ाई करती थी तो मुझे भी मैथ्स का डर था। बहुत समय हो गया जब मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करना, मुझे बहुत देर में समझ में आया कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। तो हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैथ्स से डर लगता है, जो प्रैक्टिस करते हैं तब भी उन्हें मैथ्स की जो बेसिक्स हैं वो नहीं समझ पाते, और जो डर उनका 10th 12th और आगे भी कंटिन्यू रहता है, जिस वजह से वो आगे मैथ्स की पढ़ाई नहीं कर पाते। तो मुझ जैसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें मैथ्स का डर लगता था, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। और ये लोग सवाल अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भाई मैथमेटिक्स से काफी डर लगता है, क्या किया जाए। मैथमेटिक्स से डर इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स को समझते नहीं। कोई सब्जेक्ट बच्चों अगर आप समझते हैं तो सब्जेक्ट से आपका प्रेम हो जाता है, उससे प्यार हो जाता है और उसको पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो हम लोग मैथमेटिक्स नहीं समझते इसलिए डर लगता है। अब प्रश्न है कि मैथमेटिक्स समझते क्यों नहीं है। मैथमेटिक्स इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि उसका हाउ एंड व्हाई नहीं जानते। हम लोग रट लेते हैं कि कोई नंबर 4 से डिविजेबल होगा, कब? जब लास्ट 2 डिजिट उसका डिविजेबल हो। लेकिन क्यों लास्ट 2 डिजिट डिविजेबल हो जाने से पूरा नंबर में डिवाइड करेंगे तो डिविजेबल हो जाएगा 4 से, ये कम बच्चे जानते हैं। कोई नंबर 3 से डिविजेबल होगा, कब? जब उसके डिजिट्स का सम डिविजेबल बाई 3। लेकिन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कम लोग जानते हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे सीएससी के माध्यम से, और जो स्कूल में है टीचर्स ट्रेनिंग के लिए प्रयास करेंगे कि लोग जाने, हाउ एंड व्हाई समझें और बच्चों को पढ़ा पाए, समझा पाए हाउ एंड व्हाई के साथ। हाउ एंड व्हाई के साथ पढ़ने के साथ साथ, समझने के साथ साथ एक काम और करें, जो हमारे जीवन में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है, जो हमारे दिनचर्या के उदाहरण है, उससे जोड़कर कॉन्सेप्ट को अगर समझाया जाए तो बच्चे समझेंगे और उनकी रुचि गणित में, पढ़ाई में ज्यादा होगी। साथ साथ अगर वो सवाल बनाते हैं तो बच्चों को मोटिवेट करना होगा कि एक ही सवाल का और वो नया तरीका क्या खोज सकते हैं, नया सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं। क्या ट्रिगोमेट्री के सवाल को ज्योमेट्री से बनाया जा सकता है, ज्योमेट्री के सवाल को अलजेब्रा से बनाया जा सकता है। अगर इतने इंटरेस्ट के साथ, इतने गहराई के साथ हम लोग बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, तब जरूर एक दिन बच्चों में इतनी गहरी रुचि जागेगी मैथमेटिक्स के प्रति, गणित के प्रति, कि वो फिर आपको उनसे किताबें छीननी पड़ेगी, इतना पड़ेगा। जी सर, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मैं पूरे अपने स्कूल टाइम पे मैथ से डरती रही। एक अगला सवाल जो बहुत लोगों ने मैसेजेस करके पूछा है कि क्या सुपर 30 में सिर्फ बिहार के बच्चों का एडमिशन होता है, या जो बच्चे बिहार के अलावा दूसरे स्टेट, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट से, गुजरात, जम्मू कश्मीर से एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या वो भी सुपर 30 का हिस्सा बन सकते हैं? एकदम बन सकते हैं। सुपर 30 पहले 30 बच्चों तक सीमित था, आने वाले टाइम में सुपर 30 को आफ्टर दी कोरोना वायरस हम लोग बहुत एक्सपैंड करने जा रहे हैं। तो इससे पहले भी दूसरे राज्यों से भी बच्चे आते थे, अब तो और भी ज्यादा बच्चे आ पाएंगे। और मैं आपको वादा करता हूं कि सीएससी के माध्यम से भी इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टेट के ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चे हम तक पहुंचे। और जो बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे हम तक, सीएससी के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग उन तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, ओके, ये तो अच्छी बात है कि सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है ये। तो अगर कोई स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं और वो बिहार के अलावा दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं, तो सुपर 30 के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आप में बस क्षमता होनी चाहिए। एक सवाल सर, जो मेरे को भी बार बार ऐसा लगता है कि जो बच्चा ऐसे परिवार से बिलोंग करता है, आपने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, आपने शून्य से शुरुआत करते हुए आज आप जिस स्थिति में आज हैं, वो सबके लिए बहुत काबिले तारीफ है और हर कोई आपकी तरह बनना चाहता है। लेकिन आज की स्थिति में जिस स्टूडेंट के पास कोचिंग में फीस देने के लिए पैसे नहीं है, जो ऐसे गरीब तबके से बिलोंग करता है, तो घर में आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए आप उसको कैसे मार्गदर्शन करना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चों तक हम लोग पहुंच पाए। तो वैसे बच्चों के लिए हम यही दिशा निर्देश देना चाहेंगे कि आपका जो +2 का सिलेबस है उसको बहुत विस्तार से पढ़ें, उसका हाउ एंड व्हाई जाने और एनसीईआरटी की किताब पर फोकस करें। जब आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सारा थ्योरी अच्छे ढंग से समझ जाइए, तो धीरे धीरे आईआईटी का सवाल बनाना शुरू करिए। और जब आईआईटी का सवाल बनाना शुरू करेंगे आप,
तो पहले छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद थोड़े लेवल के सवाल, और तब सबसे कठिन सवाल बनाइए। आजकल आईआईटी का क्वेश्चन बैंक 35 साल का, 40 साल का अवेलेबल है मार्केट में। हम सीएससी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग मिलकर इस पर फ्री में क्वेश्चन आईआईटी का अवेलेबल करा दे, उसका सॉल्यूशन करा दे, ताकि आप लोग सेल्फ स्टडी करके भी अच्छा करें। जी सर। हमारे दर्शकों की जितने भी हमारे वीएलईज हैं और उनके परिवार के लोग या हमारे आसपास के लोग हैं, उन सबकी अगर आप चैट बॉक्स पढ़े तो सबकी एक ही रिक्वेस्ट है कि वो आपको सीएससी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो सर ये मेरी भी ख्वाहिश है कि आप सीएससी का हिस्सा बने। आप में जो टैलेंट है, जो जितना ज्ञान आपने समेटा हुआ है, उसका कुछ हिस्सा हमारे सीएससी तक पहुंचे, और जो काम हम एजुकेशन सेक्टर में कर रहे हैं वो आपके जो काम जहां तक आप नहीं पहुंच पाए उसको आगे बढ़ाए, हम वहां तक पहुंचे जहां तक आपकी आवाज नहीं पहुंची है। चलिए इस आखिरी सवाल का जवाब दे देते हैं, क्योंकि सवालों का सिलसिला चलता रहेगा। आपके लाखों सेंटर है, लोग जुड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति आएगी ही। लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। हमसे जहां तक बना, भगवती मैडम के साथ, इनके टीम के साथ जुड़कर सीएससी में हमने कुछ लिखने का, पढ़ने का अक्सर प्रयास किया। लेकिन आने वाले भविष्य में जल्दी ही 6 महीने के अंदर हम लोग प्रयास करेंगे कि छोटा ही सा कुछ कोर्स जरूर सीएससी पर हो, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाए, और जरूरतमंदों तक हम ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतने प्रेम से मुझे सुना, इतने प्रश्न पूछे। बाकी जो प्रश्न है अगर आप ईमेल के साथ देंगे तो मैं उसका जरूर जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे जितने भी वीएलईज हैं, जितने भी दर्शक हैं, बहुत खुश हुए हैं आपसे बात करके। एक नया मोटिवेशन उन्हें मिला है, एक नया उन्हें मिला है कि मैथ से डरना नहीं चाहिए। जो बच्चे घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं इस वक्त लॉकडाउन में, डरिए मत, ये अंत नहीं है, ये एक नए समय की शुरुआत है। बस आप शुरू करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और सर ने जैसे कहा कि मेहनत हमेशा रंग लाती है, चाहे छोटा हो बड़ा, आप सबका समय आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आप हमारे साथ जुड़े। अपने सीएससी परिवार की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। और उसी के साथ हम सभी दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम कोशिश करते रहेंगे इन्हीं वेबिनार्स के जरिए ऐसे एक्सपर्ट से आपसे बात कराते रहे, जो कुछ नया हमें सिखा रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ नया हमें सीख दे के जा रहे हैं। तो इसी के साथ हम ये सेशन यही खत्म करते हैं। जितने भी सवाल और जितना भी प्यार आपने हमें चैट बॉक्स में दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।